पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो हम सीमेंट सेक्टर पे फोकस को कंटिन्यू रखते हैं और आज जिन तीन कंपनीज का हम तज्जिया करेंगे वो है अटक सीमेंट, लकी सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट। अब सबसे पहले हम अटक सीमेंट को देखते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो 21 में 8, 22 में 8, 23 में 11 और इनका 20 में भी 8 रहा। अगर क्वार्टरली जायजा देखें तो Q1 24 में ही 11 रुपए का EPS आ गया। Q4 23 को देखें तो तकरीबन 7, 7.5, तो Q4 में भी तकरीबन 2-2.5 रुपए का EPS रहा। अब Q4 का EPS देखने के लिए इसके रिजल्ट्स खोल लेते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो इसका ज्यादा हुआ, लेकिन कोई गेन ऑन डाइवेस्टमेंट है, इन्होंने अपना कोई माल या कोई एसेट बेचा है जिसकी वजह से गेन हुआ। और अगर ये ना हुआ होता तो इनका EPS कोई 1 रुपए तक होता। तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है कि इस क्वार्टर में इसका EPS ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हमें इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए कि इस तरह अगले क्वार्टर्स में भी EPS चलेगा। अगर पे आउट को देखें तो पिछले साल 6 रुपए का डिविडेंड दिया। हाँ, ये हो सकता है कि इस डाइवेस्टमेंट की वजह से इस साल ये डिविडेंड थोड़ा एक्स्ट्रा दे दें, लाजमी नहीं है लेकिन हो सकता है। बहरहाल 23 में 6 रुपए का डिविडेंड दिया, उससे पहले 3.5 का दिया, फिर 4 का दिया, 3.5 का दिया। डिविडेंड मुनासिब चल रहा है इनका बाकी सीमेंट सेक्टर की कंपनीज के मुकाबले में। और 6 रुपए का डिविडेंड अगर जारी रखें तो इनकी डिविडेंड यील्ड बनेगी तकरीबन 7%। प्राइस अर्निंग निकालने के लिए हम अभी 2023 की प्राइस ही लेते हैं, वो 11 रुपए है और अर्निंग है तकरीबन 90 रुपए, तो तकरीबन ये 8 पे चल रही है। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी आ रही है जी तकरीबन 150, बुक वैल्यू से तो नीचे ही है। ओवरऑल हमारे क्राइटेरिया पे पूरा तो नहीं उतरता, लेकिन फिर भी सीमेंट सेक्टर लवर्स के लिए ये भी एक मुनासिब शेयर लग रहा है। लेकिन देखना जरूरी है कि Q2 में इसकी अर्निंग कैसी आती है। अब अगर क्वार्टरली रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक को देखें तो ये क्या कहते हैं, तो इनके मुताबिक भी आउटलुक कोई बहुत पॉजिटिव इस वक्त नहीं है। फिर ये कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहां से मुस्तकबिल में प्रोडक्शन या कैपेसिटी में इजाफा हो सकता है। ये पढ़ लेते हैं डाइवेस्टमेंट इन सब्सिडरी पे क्या कहते हैं। तो इनके पास कोई 18 मिलियन शेयर्स थे इराक में किसी कंपनी के, जिसमें से इन्होंने 9 मिलियन बेच दिए हैं और 9 मिलियन को भी हेल्ड फॉर सेल रखा है, यानी कि मुस्तकबिल में वो भी बेचेंगे। और यहाँ से इनको तकरीबन 2 बिलियन रुपए मिले हैं और बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि इसकी वजह से ये डिविडेंड इनका बेहतर हो सकता है। अगर अर्निंग इतनी ना भी रहे तो इस साल डिविडेंड आ सकता है। क्विकली ज़रा इसका इम्पैक्ट निकाल लेते हैं। 2.2 बिलियन को अगर हम 137 मिलियन शेयर से डिवाइड करें तो ये तकरीबन 16 रुपए बनते हैं। देखिए, कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुनासिब डिविडेंड इस साल आएगा, क्योंकि अटक ग्रुप की कंपनी है और अटक ग्रुप डिविडेंड वैसे ही बेहतर देता है। बहरहाल इसका पता लगेगा, हो सकता है कुछ डिविडेंड ये अभी आने वाले क्वार्टर में दें और कुछ ईयर एंड पे दें, लेकिन ये चीज़ इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकती है। ज़रूरी नहीं हो मतलब ज़रूरी नहीं डिविडेंड दें, लेकिन देने को दे भी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब है जी लकी सीमेंट। अगर लकी सीमेंट के फाइनेंशियल्स को देखें तो लकी सीमेंट के फाइनेंशियल्स पिछले 3 साल से तकरीबन उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। सेल्स ज़्यादा हो रही हैं लेकिन साथ कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट मेंटेन है। EPS अब Q1 24 को देखें तो इसकी EPS बहुत बेहतर हो गई है, 22.62, यानी कि तकरीबन डबल हो गई है Q1 23 के मुकाबले में। और अगर Q4 23 को देखें तो Q4 23 में भी इनका मुनासिब प्रॉफिट था, सुपर टैक्स के इम्पैक्ट के बावजूद भी। एक मर्तबा इनके
फाइनेंशियल्स का जायजा हल्का सा ले लेते हैं जो रिसेंट क्वार्टर में आए थे। तो ये जी अनकंसोलिडेटेड हमने बेसिकली देखनी है। तो इनकी सेल्स में भी इजाफा हुआ, इनके ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ, अदर इनकम भी ज्यादा हुई है, यानी कि मेन बिजनेस की वजह से इनकम असल में ज्यादा हुई है। तो हम इनके अकाउंट्स में जाके जरा ये नोट 11 को देख लेते हैं कि अदर इनकम में इजाफा किस वजह से हुआ। तो असल में इन्होंने कुछ सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, तो वहां से इनको कुछ डिविडेंड्स आए हैं और वो फायदा हुआ है। अगर हम देखना चाहें क्विकली कि इनकी सब्सिडरीज हैं कौन सी, तो अगर करंट एसेट्स में देखें, सॉरी लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहां पे इन्होंने तफसील नहीं दी हुई। अच्छा चलें इसको भी बाद में देखते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि बेसिकली इस क्वार्टर में जो ईपीएस ज्यादा हुआ वो अच्छा है, वो मतलब बिजनेस की वजह से ही हुआ है। अच्छा उसके बाद देखें जी डिविडेंड, अगर यील्ड को देखें तो 19 के बाद अब आके इन्होंने 23 में 18 रुपए का डिविडेंड दिया, यानी कि 43 में से 18 रुपए का डिविडेंड दिया। तो ये साइन तो अच्छा है। अगर ये इसको आगे कंटिन्यू करें और 20-25 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम 23 के रिजल्ट के हिसाब से ही असेसमेंट करते हैं। 18 रुपए का डिविडेंड और 775 की प्राइस, तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 2-2.5% बनती है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो 43 की प्राइस के हिसाब से इसकी प्राइस अर्निंग बहुत ज़्यादा है, 18 तक बन रही है, 17-18 तक। तो उस हिसाब से तो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अगर इसकी बुक वैल्यू को देखें तो इसकी बुक वैल्यू 856 है, तो बुक वैल्यू से नीचे ही है शेयर, यानी कि लॉन्ग टर्म में उस हिसाब से इस प्राइस पे भी अच्छा है। अगर इसकी 5 ईयर की परफॉर्मेंस को देखें तो ये सेम पैटर्न के 21 में जो है 915 तक चला गया था, उसके बाद आधे से भी कम हो गया 402, और अब ये 800 के आसपास आ गया है। इसमें मूव की तो एक वजह वैसे ये भी थी कि इसके जो बायबैक आया। बहरहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब में, ग्रोथ शेयर के हिसाब में अच्छा है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक को भी देख लें कि ये क्या कहते हैं। इन्होंने डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में भी की है, तो इनको लग रहा है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद इनका मुनासिब बिजनेस चलता रहेगा। इंटरनेशनल इनकी जो ऑपरेशंस कहीं पे हैं वो भी ठीक चल रहे हैं, और इन्होंने बहुत जगह पे, जैसे आपको पता है गाड़ियों में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पावर में भी। तो इस कंपनी का बेसिकली तफसील समझने के लिए आपको इसकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुकम्मल जायजा लेना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इनको बेसिकली इन्होंने जनरल ही बात की है कि इनका हिसाब किताब इनको बेहतर ही लग रहा है। अब हम सिर्फ एक चीज ये देख लेते हैं कि जो इनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थोड़ा देख लेते हैं सिर्फ एनुअल रिपोर्ट खोल के कि वो क्या हैं। बाकी हम इससे ज्यादा तफसीली जायजा इस वक्त लेने का इरादा नहीं रखते। ये है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 7। तो इसमें बेसिकली जो बड़ी बड़ी देखें वो है लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, लकी मोटर कॉरपोरेशन, लकी कोर इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली इन्हीं कंपनी से इनको, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां से डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो इनकी वहां की इनकम भी ज्यादा हुई है। और बेसिकली हो सकता है डिविडेंड देने के पीछे भी उन्हीं कंपनी के डिविडेंड्स का हाथ हो, और अगर वो कंपनियां इनको डिविडेंड देती रहेंगी तो ये भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि वो डिविडेंड यील्ड इस वक्त बहुत ऊपर हो जाएगी, उस हिसाब से हमारे क्राइटेरिया पे ये पूरा नहीं उतरता। फिर है जी बेस्ट पे सीमेंट लिमिटेड। हमने रिसेंटली इसके एनुअल अकाउंट्स का जायजा भी लिया था, तो अगर तो आप वो देख चुके हैं तो आप इस पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इसको भी देख लें। इसके फाइनेंशियल्स को अगर देखें तो इसकी ईपीएस 21 में 19, फिर 17, फिर 19 ठीक चल रही है। अगर क्वार्टरली जायजा लें तो Q3 पहले 3 क्वार्टर्स में तकरीबन 19 रुपये बना, और 23 में एनुअल भी 19 रुपये। तो Q4 में अच्छा नहीं था,
प्रॉबली उस पर सुपर टैक्स का इम्पैक्ट आया और Q1 24 में भी मुनासिब है। अगर डिविडेंड यील्ड को देखें तो Q1 में 6 रुपये का दे दिया, लेकिन 23 को देखें तो 23 में 21 रुपये का डिविडेंड दिया। कुछ गड़बड़ लग रही है। हम इसके ज़रा एनुअल अकाउंट्स खोल लेते हैं। देखें, अगर यहाँ पे देखें, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, इसका तो हमने जायजा लिया था इसलिए हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इनके मुताबिक इन्होंने 19 रुपये का डिविडेंड दिया 23 में। अगर PSX की साइड को देखें तो 6, 12, ये भी 17 बन रहे हैं, 19 तो कहीं से नहीं बन रहे। देखें, आमतौर पे चांसेस यही हैं कि यहीं पे गलती होगी। कंपनी की फाइनेंशियल्स में गलती होना ये जो है इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए कभी कभी PSX की साइड पे भी गलती हो सकती है। इसको अब हम फर्दर वैलिडेट तो नहीं करेंगे कि एक एक उनके क्वार्टर के अकाउंट्स खोल के देखें कि कितना डिविडेंड दिया, क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि असूली तौर पे आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी सोर्स उस कंपनी के अकाउंट्स होने चाहिए। इवन PSX का डेटा भी उसकी सोर्स नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 19 रुपये का डिविडेंड दिया। हम इस डेटा को अब इग्नोर करते हैं और 19 के डिविडेंड के हिसाब से इसकी यील्ड बन रही है तकरीबन 10%, और ये हमारे Tier 2 स्टॉक का पार्ट बन सकता है उस हिसाब से। प्राइस अर्निंग को देखें तो तकरीबन 20 की हिसाब से देखा जाए तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल 10 है, वो कुछ ज़्यादा है। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू को देखें तो वो 103 रुपये बन रही है, और प्राइस बुक वैल्यू से तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक वजह यह है कि डिविडेंड काफ़ी अच्छा देते हैं और रिटेन नहीं करते, जिसकी वजह से बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। अब अगर इसके 5 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो ये 21 में तो 180 तक आया, लेकिन अब काफ़ी ऊपर निकल गया है। नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं गया, लेकिन क्योंकि डिविडेंड अच्छा देता है इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया और अब ऊपर भी काफ़ी आ गया है। और लेटेस्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट को देखें तो ओवरऑल मुश्किलात आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने कहा है कि उनके ऑपरेशंस बेहतर ही रहेंगे। वो कंपैरेटिवली उनकी कंपनी अच्छी है, उनकी कॉस्ट भी कम है, उनकी एफिशिएंसीज भी ज़्यादा हैं, तो उनके ऑपरेशंस बेहतर मुनासिब चलते रहेंगे। तो ये था जी आज का तज्जिया। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।